तो शुरुआत करते हैं हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड आकांक्षा सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मेरी वॉइस चेंज है क्योंकि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। पिछले 10-15 दिनों से सीवियर तबीयत खराब है मेरी, तो इसलिए वॉइस बदल रही है। बाकी मैं वही हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से। एक होता है आईपीसी, दूसरा होता है सीआरपीसी, ठीक है। देखिए आईपीसी क्या है, भारतीय दंड संहिता क्या है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, जैसे कि चोरी कर ली, डकैती कर ली, किसी को पकड़ के पीट दिया, इतना पीट दिया कि उसके हाथ पैर टूट गए, तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपराध कर दिया। जब इस व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो अपराध के लिए दंड मिलेगा, और हर अपराध के लिए अलग अलग दंड होता है। तो चोरी की तो अधिकतम 3 वर्ष है, रेप किया तो उसका अलग दंड है, किसी ने हत्या कर दी तो अलग दंड है, क्योंकि जिस हिसाब से अपराध होता है उसी के हिसाब से पनिशमेंट भी दिया जाता है। अब ये तो है नहीं भारत के अंदर कानून की भाई चोरी करी तो हाथ काट दो उसके, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है हमारे भारत के अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती है। तो ये सब दिया गया है भारतीय दंड संहिता में आईपीसी के अंदर। मैं उनको बता रहा हूँ जो बच्चे ये वर्दी बैच वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों ने दोनों ने देख लिया है। अब होता क्या है, व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध के लिए उसको मिलना है दंड। अब ऐसे तो नहीं है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो देखते ही उसको सजा दे। तो जैसे ही किसी व्यक्ति ने हत्या की तो हत्या में आपको पता है फांसी तक मिल जाती है, मृत्युदंड तक मिल जाता है। तो आरोप लगा, आरोप लगते ये थोड़ी कि उठा करके उसको फांसी पर लटका दो सीधा, ऐसा नहीं होता। अपराध के लिए सजा दिलवाने का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया को कहां पर बताया गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इसको बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ये बताया गया है। जैसे भारतीय दंड संहिता एक कानून है, उसी प्रकार से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी एक कानून है। आप कहोगे सर वो तो 1860 के आसपास आ गई थी, अब ये इतना लेट क्यों हो गई। प्रक्रिया संहिता भी आ गई थी भाई पहले, 1898 में आ गई थी पहले, लेकिन उसको रिपील करके नया वर्जन हमने 1973 में लेकर के आए। तो 1973 का राज ये है। अभी एक पेपर हुआ था यूपी लेखपाल का, पैट वाला, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि 4-5 मुद्दे दे दिए थे आपको, एग्जाम्पल के तौर पर जेल दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया, कानून व्यवस्था दूसरा ऑप्शन दे दिया, तीसरा दे दिया अपना ये सीआरपीसी, एक ऑप्शन और था मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 से 4 ऑप्शन दिए, और वहां पर ये पूछ लिया था इनमें से कौन सा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, कनकरेंट लिस्ट का विषय है। कनकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगर आप देखें तो ये कनकरेंट लिस्ट का विषय है। किसका विषय है, कनकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, और राज्य का जो विधानमंडल है वह भी कानून बना सकता है। दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो किस में आएगा ये आएगा कनकरेंट लिस्ट के अंदर, समवर्ती सूची के अंदर। बात समझ में आती है इतनी। अच्छा, लाने की वजह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका सीधा सा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब क्या, सुन लीजिए। जब कोई आपसे कहे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस या फिर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, इसका सीधा सा मतलब है कि जो दंड दिलाने वाली प्रक्रिया है, अगर एक शब्द एक लाइन में कहूं तो दंड दिलवाने वाली प्रक्रिया है या फिर जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। इसका सीधा सा मतलब ये है। निष्पक्ष का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति किसी मामले में उस पर आरोप लग गया,
तो इसका आरोप लग गया इसने चोरी की है, तो आरोप लगने से काम नहीं चलेगा। उसकी बात सुनने का अधिकार उसको मिले, मौका मिले उसको, ठीक है, उसकी बात सुनने का उसे मौका मिले, बात वो कहे। दूसरी चीज, बात कहने के साथ साथ अगर उसे कानून की जानकारी नहीं है तो वहां पर जो वकील उसे मिले, भाई जो कानून का ज्ञाता हो उसकी मदद करेगी, भाई ये बात को आगे रख सके, ये चीज होनी चाहिए। तीसरी चीज, जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जो जज बैठे हुए हैं, वो निष्पक्ष रूप से बात को सुने, निष्पक्ष रूप से उसकी बात को सुने। ये नहीं पहले से पहले मन के अंदर बना लिया कि भाई ये तो अपराधी है, फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो ये सिद्धांत ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको आप कहते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बात समझ में आ गई? जैसे कि वकील मिले, विलंब ना हो, निष्पक्ष हो, कानून की सहायता मिले, साथ में प्रक्रिया पूरी की पूरी सरल हो। तो ये सब क्या है भैया? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंदर आ जाते हैं। दूसरी चीज, दूसरा है जो सुनवाई चल रही है, जो सुनवाई चल रही है उसमें अननेसेसरी विलंब ना हो, बिना मतलब का डिले ना हो। जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं न्यायपालिका के अंदर मुकदमा है 40 साल से चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, जैसा साहब आते हैं तारीख दे करके चले जाते हैं, ये होता है भारत के अंदर। तो अननेसेसरी विलंब ना हो। कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जो पहले से पहले प्री डिसाइडेड है, कुछ मुद्दे ऐसे पहले से पहले पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या निर्णय आता है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी जो है, अभी सुनील दीक्षित आपकी बात पर आता हूं, फिर भी अननेसेसरी क्या होता है? अननेसेसरी डिले हो जाता है, तो वो डिले नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरी जानकारी के अंदर एक केस है जानने में ही, वहां पर एक दो बालक है, उनके जो पेरेंट्स गुजर गए, मम्मी पापा दोनों निकल लिए, मृत्यु हुई उनकी। अब दादी सक्षम नहीं है उनको पालने में, तो वहां पर क्या किया गया कि उनके जो मामा है और उनकी दादी दोनों ने मिलकर के एक सिंपल सा सूट डाला कि भाई इसकी जो कस्टडी है वो मामा के हाथ में दे दी जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल अपने जीवन का वो बता रहा हूँ, मेरे सामने ही घटना है। अब वो 2.5 साल से लंबित है जी, उसके अंदर कोई निर्णय नहीं होता, हर बार तारीख बढ़ जाती है, 1.5 साल तो कोरोना में चला गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं भारत के अंदर न्यायपालिका के अंदर, जो जबरदस्ती का विलंब हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जबरदस्ती का विलंब ना हो। और तीसरी चीज, प्रक्रिया सरल हो जिससे किसी व्यक्ति को फॉलो करने में दिक्कत ना। अरे यार ये मत करो प्लीज, हटाओ, हाँ ठीक है, बस धन्यवाद, अब नहीं कर पाऊंगा, ये खेल जाते लोग बाहर। चलिए, तो मन तो आपका बहुत कुछ करता है लिखने का, बट मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है, बच्चे हो आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है? प्रक्रिया जो है वो सरल होनी चाहिए, अननेसेसरी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पूरा का पूरा प्रोसीजर लेकर के आए। अब इस कानून की एक बार झलक देखें, इस कानून की अगर हम एक बार झलक देखते हैं तो झलक के अंदर क्या मिलेगा आपको? पहली चीज, 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि राष्ट्रपति ने इसको अधिनियमित कब किया? अधिनियमित का मतलब कब राष्ट्रपति महोदय ने साइन किए? 25 जनवरी 1974, याद कर लेना। भारत के अंदर लागू कब से है? 1 अप्रैल 1974 से लागू है। आईपीसी, सीआरपीसी, दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, इसके संदर्भ में राष्ट्रपति ने कब साइन किए, कब से लागू है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। वहां तो राष्ट्रपति की बात नहीं आएगी, लेकिन लागू कब से होगी वो बात आ जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम इस दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें तो इसके अंदर बाकी कानूनों की तरह अध्याय हैं। कितने अध्याय? 37 अध्याय, 37 चैप्टर्स यहां पर है, 484 धाराएं, 484 सेक्शंस हैं, और 2 अनुसूचियां यानी कि 2 शेड्यूल्स भी मौजूद हैं, 2 लिस्ट भी इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्यौरा है, आप इसको जरूर ध्यान रखना, भूलना मत इसको। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया तो अटेम्प्ट करने में आपको मजा आ जाएगा कि 25 जनवरी को तो राष्ट्रपति साइन करते हैं, 1 अप्रैल से लागू हो जाता है, 37 अध्याय, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट, कुछ धाराएं, अब सारी तो धाराएं हमको नहीं करनी, जल्दी जल्दी हमको निपटाना है, तो कुछ एक धारा जो हमारे काम की है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले धारा 2 के सेक्शन 2A। सेक्शन 2A क्या कहता है? सेक्शन 2A हमको बताता है जमानती अपराध के बारे में, बेलेबल ऑफेंस। जब मैंने आपको कुछ एक्ट पढ़ाए तो वहां पर कहा था कि ये वाला जो ऑफेंस है, ये वाला जो अपराध है, ये बेलेबल है, जमानती है। दूसरा मैंने आपको पढ़ा ये बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है, अजमानती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पढ़ाते समय। अब जो धारा 2 के है सेक्शन 2A है, ये कहता हमको बताता है
जमानती अपराध के बारे में, बेलेबल ऑफेंस के बारे में। और क्या कहता है, ये कहता है वो सभी अपराध बेलेबल माने जाएंगे जो प्रथम अनुसूची में, यहाँ बताया ना कि 2 अनुसूचियां हैं, तो जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए, वो सब के सब जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा दूसरा कौन सा बेलेबल होगा, सुनना इस बात को, दूसरा कौन से अपराध को अब जमानती अपराध कहेंगे, जिसको कानून ये कहे ना कि यह अजमानतीय नहीं है, या कहे कि अजमानतीय है, इसमें जमानत नहीं हो सकती, जिसको कानून, कोई कानून बना, बहुत सारे एक्ट हम लोगों ने पढ़ेंगे भी, जिस कानून में ये कह दिया कि ये अपराध अजमानतीय है, उन अपराधों की लिस्ट को हटा दीजिए, उनको छोड़ करके बाकी सबके और मुझसे बन गए जमानती अपराध, बन गए बेलेबल ऑफेंस बन गए। इतनी सारी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, सीधी सी बात क्या है, पहली अनुसूची के अंदर दिया गया है कौन से अपराध बेलेबल है। दूसरी चीज, जो बेलेबल नहीं होंगे, वो जो नॉन बेलेबल है वो बेलेबल बन जाएंगे। अरे बात समझ में आ गई, जो बची हुई लिस्ट है वो उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, धारा 2 के सेक्शन 2C, सेक्शन 2C क्या कहता है, सेक्शन 2C कहता है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, धारा 2C क्या कहती है, सेक्शन 2C क्या कहता है, धारा 2 क्या कहता है, धारा 2 के हमको बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, संज्ञेय अपराध के बारे में। संज्ञेय अपराध क्या मतलब क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है, ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई अपराध जिसके अंदर पुलिस अधिकारी को, पुलिस विभाग को अरेस्ट करने के लिए या जांच करने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता ना हो, किसी वारंट की आवश्यकता ना हो, मतलब अदालत से नहीं पूछना, जज से नहीं पूछना। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति ने हत्या कर दी, या बलात्कार का कोई मुकदमा आ गया, या फिर हिंसा का कोई मुकदमा आ गया, दूसरे व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए, चोट लगा दी उसको, ऐसा कोई मामला अगर आता है, तो ऐसे मामले में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे मामले में पुलिस को किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अपराध जिनमें अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जज की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और जिनके अंदर जांच के लिए भी जज की आवश्यकता नहीं है, उसको आप कहते हैं संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। बात समझ में आ गई, इसको आप कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। डन। तो ये हो गया धारा 2C, सेक्शन 2C। चलिए, उसके बाद सेक्शन 2D, धारा 2 है, क्या कहता है, यह हमको बताता है कंप्लेंट के बारे में, परिवाद के बारे में। परिवाद क्या है, बोले परिवाद ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, रिटन, और ओरल मतलब मौखिक भी हो सकता है। आपकी जो शिकायत होती है, व्यक्ति की जो शिकायत है, जो परिवाद है, जो केस है, वो लिखित में हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन कौन से वाला, मजिस्ट्रेट के सामने वाला, तो परिवाद की बात कही गई है। इंक्वायरी धारा 2(6) के अंदर बताया गया है। इस इंक्वायरी का मतलब क्या है, इंक्वायरी का मतलब है अदालत ने आदेश दिया जांच करने के लिए, तो अदालत के आदेश के द्वारा जो इंक्वायरी होती है उसको आप जांच, धारा 2(6) के अंदर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, पुलिस विभाग क्या करता है, पुलिस विभाग करता है इन्वेस्टिगेशन, सबूत जुटाने संबंधी प्रक्रिया। कोई मुकदमा उनके सामने आया, कोई केस उनके सामने आया, तो वो क्या करते हैं, जांच करते हैं, और जांच करके क्या करते हैं, सबूत जुटाते हैं, तो उसको आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेशन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप समझ रहे हो उस बात को, अरे आपने सुना होगा ना टीवी पर, है ना, क्या कर रहे हैं इस मामले में, बोले इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। तो ये इन्वेस्टिगेशन, सबूत जुटाने की प्रक्रिया, और जांच का मतलब है कि जब न्यायालय आदेश देता है जांच के। असंज्ञेय अपराध धारा 2(2) के अंदर, अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है असंज्ञेय अपराध कौन से होंगे, वो अपराध जिनके लिए, छोटे मोटे अपराध जिनके लिए गिरफ्तार करना तो पहले वारंट लेना पड़ेगा। इस मान लीजिए किसी पर 100 रुपए का फाइन लग गया, उसने नहीं भरा, तो ये थोड़ी पुलिस जाता है सीधा उठा लेगी, वारंट लेना पड़ता है, वारंट के बाद उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। छोटे मोटे अपराध जिसमें व्यक्ति को सीधा नहीं उठाया जा सकता, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी अदालत से, तो वो कहते हैं असंज्ञेय अपराध। अपराध की परिभाषा धारा 2(n) के अंदर, सेक्शन 2(n) के अंतर्गत। और महानगर वो उन शहरों को कहा जाता है जो 10 लाख से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन हो जाती है, धारा 8 सेक्शन 8 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आगे आपको कुछ छोटी मोटी बातें हैं। और आपको क्या लिखना है, जो नोट्स आप बना रहे हो, सबसे बढ़िया तरीका स्क्रीनशॉट ले लो अभी फिलहाल तो, और ना लेना चाहो तो सिर्फ सेक्शन लिखते जाओ, सेक्शन के सामने इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 2(6) जांच, धारा 2(6) अन्वेषण, धारा 2(8) असंज्ञेय अपराध, धारा 2(8) है यानी कि अपराध, धारा 8 के अंदर महानगर, ऐसे करके आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
बताओ भैया सिद्धार्थ क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन मैंने एक बार सुना था, धारा 156 में आता है ना इन्वेस्टिगेशन। अभी उस पर भी आएंगे, वो थोड़ा सा आप सुनिए बात को, वो एक अलग कहानी है, उस पर भी आएंगे, ठीक है? ओके। हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, चिंता मत करो। आप खुद ही मुझे बताओ कि सर मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे मिल गया, ठीक है? चलिए अच्छा आगे चलते हो। धारा 24(3) सेक्शन 24(3) लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या है? सरकारी वकील। सरकारी वकील होता है ना, तो उसके अंदर बताया गया धारा 24 के अंतर्गत कि सरकारी वकील कौन नियुक्त करेगा? सरकारी वकील को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, लोक अभियोजक को राज्य सरकार करेगी। दूसरा, जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, उसके लिए 7 वर्ष का अनुभव जरूरी है। ऐसा नहीं किसी फ्रेशर को उठा करके बना दो। तो 7 वर्ष का अनुभव उसको वकील के तौर पर होना चाहिए। अगर वकील के तौर पर वकालत करते हुए उसको 7 वर्ष बीत गए हैं तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसका क्या है बच्चे? इसके लिए 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक के लिए 7 वर्ष, विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, धारा 24(3) के अंतर्गत। धारा 41 क्या कहती है? धारा 41 सेक्शन 41 कहता है, बताता है कि कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं, कौन कौन सी स्थितियां ऐसी हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके अंतर्गत, कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके अंतर्गत गिरफ्तारी जो है बिना वारंट के हो सकती है। परिस्थितियों की बात करता है ये, परिस्थितियों की ये बात करता है, ठीक है? कौन कौन सी परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, परिस्थितियों की बात कर रहा है, अपराध में परिस्थितियों की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद धारा 41C सेक्शन 41C कहता है कि हर जिले के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम की व्यवस्था हर जिले के अंदर होगी, और ऐसी व्यवस्था कौन करेगी? राज्य की सरकार करेगी। राज्य की सरकार हर जिले के अंदर व्यवस्था करेगी इसकी, पुलिस कंट्रोल रूम की। और आपको पता ही हर जिले के अंदर होता भी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम होता है। ये कुछ छोटे छोटे प्रबंध जो उपबंध है जो यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन 41D धारा 41D, हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, याद करो, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, प्यूरेटिव डिटेंशन वाला, निवारक निरोधक वाला, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा था ना हमने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, बताया था ना आपको? नींद आ रही है तुम्हें है भाई? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ाया था आप लोगों को, याद करो, ऐसे मत करा करो। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बिल्कुल सही आकांक्षा सिंह। और बताओ भाई, याद है कुछ थोड़ा बहुत तो, या भूल गए सब? गुड, वेरी गुड, चलो याद है आपको, इतना तो याद है। चलिए देखिए, वहां पर मैंने आपको एक बात बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, कैद किया जाता है, तो कैद करते समय उसके कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसको कारण बताने का अधिकार है, कारण वो जाने। कारण जानने के बाद उसको, मैंने एक बात कही थी कि उसके जो इच्छा के अनुसार जिस भी लीगल प्रैक्टिशनर से, जिस भी वकील से वह मिलना चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है, तो उसको वह भी अधिकार है। ये भारत के संविधान की बात कर रहा हूं, ठीक है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मैंने बताया था कल की क्लास में आपको। अब इसका एक प्रावधान जो है, ये जो पसंद का अधिवक्ता है, पसंद का जो वकील है, इसका एक प्रावधान सीआरपीसी की धारा 41D के अंदर दिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है या वह व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है, तो उसको किसी भी स्थिति में उसका जो वकील होगा उसकी चॉइस का होगा। बात समझ में आ रही है?
अपनी चॉइस का वकील लाने का अधिकार उसको होता है। अगर फाइनेंशियली वो वीक हो जाता है तो उसके इसमें सरकारी वकील मिल जाता है। अदरवाइज जिसको भी वकील बनाना चाहता है अपना वकील वो बना सकता है। उसके बाद धारा 45 सेक्शन 45 यह बताता है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कई बार इनके ऊपर भी आरोप लग जाते हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की बात आती है। तो इनकी गिरफ्तारी के संबंध में, जिनके जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 45 के अंदर दिए गए हैं। कहां पर दिए गए हैं? धारा 45 के अंदर दिए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे कि अर्नेस वर्सेस बिहार 2014। आप लोग कह रहे हो सर आपने तो पुरानी पीपीटी उठा ली और वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आप पहले की तरह कराते, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता। लेकिन अब क्या है ना कि समय थोड़ा सा, आप देखो पेपर आपका नजदीक आ रहा है तो मुझे सिलेबस भी पूरा कराना है। बात समझ में आ रही है? सिलेबस भी पूरा कराना है, आपको रिवीजन भी कराना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करानी है। इसीलिए थोड़ा सा इसको हमको फास्ट मोड में हल्का सा थोड़ा तेज लेना पड़ेगा। तो जो हम पहले 2 क्लास में पढ़ रहे थे, अब कोशिश करेंगे उसको 1 क्लास के अंदर खत्म करने की। समझ में आपको प्रॉपर आएगा, आप पूरा प्रॉपर ध्यान दीजिए जी, जल्दी कराएंगे इसको, इसीलिए करवाया जा रहा है। तो कुछ मुकदमे, जैसे कि अर्नेस वर्सेस बिहार 2014 का मुकदमा, आईपीसी की धारा 498 ए से जुड़ा हुआ है, जहां पर जो वधु है, वधु के साथ में जो वर पक्ष के लोग होते हैं, कई बार उसको टॉर्चर करते हैं, क्रुअल्टी दिखाते हैं, उस पर आरोप लगता है कि भैया जो वर पक्ष है उस पर वधु पक्ष आरोप लगाता है कि हमारी लड़की को इन्होंने परेशान कर दिया है ना। तो उस केस में न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा कोई आरोप लगता है तो गिरफ्तारी आप करें, लेकिन गिरफ्तारी वहां करें जहां पर अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिंपल आपके कोई आया व्यक्ति आपके पास, कंप्लेंट लिख दी, मेरा पति मुझे टॉर्चर कर रहा है, ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, तो पहले मामले को देखें, ये नहीं कि सीधा उठाकर उसको बंद कर दिया, वो ना करें। तो अर्नेस वर्सेस बिहार 2014 में हमारा न्यायपालिका ये कहती है। एक और मुकदमा आता है डीके वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल 1997। ये हिरासत में उत्पीड़न से संबंधित मामला है। किसी को कैद कर लिया पुलिस ने और फिर उसको जबरदस्ती हंगवा रहे, बोले हांगो कि तुमने अपराध किया है। अब डंडा बजाओगे तो हाँ ही हाँ करेगा, ना तो वो कर नहीं सकता। तो ये कहा गया है हिरासत के अंदर उत्पीड़न यानी कि टॉर्चर कस्टडी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये मुकदमा इससे जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से सीआरपीसी की धारा 46 और उपधारा 4, 45 के बाद 46, धारा 46 और उपधारा 4 क्या कहती है? लिखो जरा इस बात को, लिख लो अपने शब्दों में। यह कहती है किसी भी महिला को किसी भी महिला को, लिखे आप लोग, किसी भी महिला को, किसी भी महिला को सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व, और दूसरा सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पूर्व और दूसरा है सूर्यास्त के बाद, इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई अरेस्ट नहीं होगा। किसी महिला को अगर पुलिस पकड़ना चाहती है तो सूर्य छिपने के बाद और सूर्य उगने से पहले, ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। किसी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भाई बड़ा ही कांड है, चीजें ऐसी हो जाती है ना जहां पर रातों रात गिरफ्तारी भी करनी पड़ जाती है। अब कोई आतंकवादी संगठन है, वहां पर कोई महिला उसमें शामिल है, तो फिर थोड़ी वेट किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अलग होती है, वो ध्यान रखना। वहां पर छोटा सा एक वारंट मिलता है, ले जाकर पुलिस पकड़ लेती है, तो वो ध्यान रखना। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो किसी भी स्थिति में एक महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सीआरपीसी की धारा 46 और उपधारा 4 कहती है। ये तीनों की तीनों जो बातें मैंने बताई हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक मुकदमा है ललिता कुमारी वर्सेस यूपी 2013। ये कहता है कि धारा 154 कहती है, हाँ जी, उससे पहले गिरफ्तार करना चाहिए उषा देवी जी। बताइए जी देवी जी।
उषा देवी। हेलो। हाँ जी, अगर आपकी आवाज आई तो मैं आपका आंसर दे पाऊंगा। जी, मेरी आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही, बताइए हेलो। बताइए। सर, जब मॉर्निंग में सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो कब किया जाएगा? दिन में। कहने का मतलब है सूर्यास्त से, जी सर। कहने का मतलब क्या है, सूर्यास्त से पहले क्या होता है, सूर्यास्त के बाद क्या होता है, रात होती है। और सूर्यास्त से पहले भी सूर्य जब उदय होता है उससे भी पहले रात होती है। तो मतलब रात के अंदर गिरफ्तारी नहीं करनी है। ओके सर। समझ गए बात आप? चलिए जी। जी, अच्छा क्वेश्चन था आपका वैसे, नाइस क्वेश्चन। चलिए, मैंने कहा ना समर बहादुर की एक्सेप्शनल केसेस में आर ऑलवेज देयर, तो उस केस में हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा ना वहाँ छोटा सा एक वारंट लेना पड़ेगा और हो जाता है गिरफ्तारी, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन नॉर्मल कोई अपराध हो गया, कोई छोटी मोटी बात हो गई तो उस चक्कर में नहीं। ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेज यूपी 2013, इसमें कहा गया कि धारा 154 क्या कहती है, धारा 154 कहते हैं कि अगर कोई अपराध है, कौन सा अपराध है, कोई संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति, आपके साथ कोई घटना हुई, ठीक है, चोरी हुई, डकैती हुई, आप गए, तो सीआरपीसी कहते हैं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो, उसके साथ में एक कॉपी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ललिता कुमारी वर्सेस यूपी 2013 के अंदर कहा गया है। ठीक है, साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो एफआईआर है ये इन्वेस्टिगेशन की नींव होती है। एंटायर इन्वेस्टिगेशन जो चलती है वो इसके आधार पर चलती है। कई बार पुलिस के महकमे में ये भी देखा गया है, जैसे कि एक मामला मेरे संज्ञान में आता है, यूपी का ही मामला है ये, आपका ये मथुरागढ़ की तरफ की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर मेरी बिल्कुल नजदीक का ही मामला मैंने देखा। एक व्यक्ति जो है, घर में कुछ कांड हो गया उसके, उसकी बहन की हत्या हो जाती है, और वहां पर जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है कंप्लेंट दिखाने के लिए, आपको पता है ना यूपी पुलिस के स्टाइल में काम करती है, सामने वाली पार्टी से पैसे ले लिए और लेने के बाद फिर क्या होता है, बोले जो हम कहते हैं वो लिख दो। उसने क्या लिखवा लिया, उससे ये लिखवा लिया कि हमारी जो बहन है उसने आत्महत्या की है। आप समझ रहे हैं बात को, आत्महत्या की। अब जब बाकी लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो उन्होंने देखा भाई तू क्या लिखवा करके आ गया, तो वो लोग पहुंचे। तो वहां पर दरोगा जी क्या कहते हैं कि देखो ऐसा है, जो एफआईआर आपकी हुई है ना, इसके आधार पर ही काम होता है। आप चाहते हो तो मैं आपके लिए दूसरी एफआईआर बना दूंगा। देख रहे हो ना कैसे खेला जाता है लोगों के साथ में। आप चाहते हो तो मैं आपके कहने पर दूसरी एफआईआर करवा दूंगा, लेकिन इससे आपका पूरा का पूरा केस बिगड़ जाएगा। तो जानबूझकर कराया गया, क्योंकि जो पहली एफआईआर है वो बिल्कुल जो है ना काम आती है। अंत तक जब डिसीजन आता है कोर्ट का तो उसमें काम चलता है। इन्वेस्टिगेशन की नींव भी है और निर्णय भी इस आधार पर आता है। हालांकि उसमें फिर एक अलग बात हो जाती है कि न्यायालय देख ले कि भाई पहला जो एफआईआर करवाई गई थी वो जबरन करवा ली गई या फिर दबाव डाला गया, वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। बट आप लोग जब डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, दबाव आपके ऊपर भी होगा। पर मैं आपसे यही कहूंगा बार बार कि अगर ऐसे कोई मुकदमे आपके सामने आते हैं तो आप जो है ईमानदारी से काम कीजिएगा। आपको संकट जरूर होगा, थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी, लेकिन याद रखना एक पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ता है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक पीढ़ी अवश्य जाती है, तो क्यों ना हम अपनी पीढ़ी को ही देते राष्ट्र निर्माण के लिए। अगर हमने नहीं किया तो याद रखना आने वाली उम्र में, जो आने वाले समय में जो हमारे बच्चे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, उनको करना पड़ेगा फिर ये काम। तो बेटर ये कि हम ही उसको कर दें। आप देखें दुनिया के जो बड़े देश हैं जिनको आप ताकतवर देश कहते हैं, उनकी पूरी की पूरी एक पीढ़ी चलेगी राष्ट्र का निर्माण करने। भारत के अंदर ये समस्या रही कि हम राष्ट्र का निर्माण जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं कर पाए। जैसे कि बुनियादी चीजें नहीं। आज की जब सदी के अंदर हम लोग क्या गुणगान करते हैं कि हमारे पास हमने हाईवे बना लिए, एक आध बन जाता है उसी को हम गुणगान करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो हम गलत कर रहे हैं, अचीवमेंट है हमारी, बट कहने का मतलब ये अचीवमेंट तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज समय दूसरा है। तो जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो आपको जब मौका मिले तो आप जो है प्लीज उसके अंदर अपनी पूर्णतः भूमिका ईमानदारी के साथ निभाइएगा। ठीक है, कई बार दबाव आता है डिपार्टमेंट के अंदर, आपको परेशानियां होंगी, उनको भी आपको झेलना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं ही सिंघम बन जाऊंगा, याद रखना ये भी नहीं चलेगा।
अगर आप सिंघम बन गए, आप किसी की नहीं सुनेंगे तो आपका शिकार हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि डिपार्टमेंट तो काम तरीके से होता है। आप सोचो कि भैया मैं किसी, हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी बैकवर्ड इन सोशल जस्टिस, वो तो है, दिक्कत है हमारे साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कभी मौका मिलेगा जब आप पहुंचेंगे डिपार्टमेंट के अंदर, तो ईमानदारी से काम करने की कोशिश कीजिएगा। आपके ऊपर भी दबाव होंगे, ज्यादा ज्यादा आपका ट्रांसफर होगा, क्या दिक्कत है, ट्रांसफर इज रिवॉर्ड लाइक, ठीक है। हाँ अगर आप वहां पर पेटी भरने जा रहे हो फिर एक बात अलग है, फिर कुछ नहीं कह सकते ये, फिर तो फिर ये पूरा का पूरा जो है ना, हाँ फिर तो पूरा का पूरा जो डिस्कशन ही बेकार हो जाता है। बोले सर कितना ही क्या लो करना तुमको, वही आ जाता है भी लालच, मन के अंदर लालच आ जाता है इंसान के, और वो मरवा देता है। अंत में कितना ही पैसा आप कमा लो, ये मैंने अपने जीवन का अनुभव किया है। आप ईमानदारी से जो पैसा कमाते हैं ना, आप जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, आपका परिवार की तरक्की होती है, परिवार की तरक्की होती है, आपकी भी ग्रोथ होती है, आपके बच्चे आगे जाते हैं। और जब वो भ्रष्टाचार वाला पैसा आप लेकर के आओगे ना, तो पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है वो, है ना। ये आप देख लेना, आपको शायद किताबी बातें लगे, बट ये प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभवों को देखा है ऐसा, जहां पर बेईमानी से पैसा कमाया गया, बाद में फिर तो होता है कि बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन एक समय आता है जब आपका पतन शुरू हो जाता है, उस पतन को कोई रोक नहीं पाता। तो धीरे चलो लेकिन ईमानदारी से चलो, बढ़िया रहेगा। चलिए बढ़े आगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। जब आप जाएं इस दुनिया से तो बढ़िया तरीके से रहें, तो बढ़िया तरीके से, है ना। बिल्कुल आपकी नजरें ऊपर होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं। अध्याय 6 चैप्टर 6। बिल्कुल समर बहादुर, आपने सही कहा कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट काम करना शुरू कर दे तो फिर तो बात ही लगे। खाकी और खादी, भारत के अंदर दो चीजों को सुधारने की आवश्यकता है, पहली खाकी, दूसरा खादी। दोनों सुधर गए ना, देश सुधर जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट सही काम करता है, दूसरा उसको दबाता है, वो भी समस्या है। बट ये सब और ओवरऑल है क्या, मैं जो मैंने एक शब्द कहा आपसे, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। अभी हमको राष्ट्र चरित्र को बनाना है अपने को। जैसे कि आप हमारा राष्ट्र चरित्र देखो कैसे दिखता है। आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हो जाना, जा करके कोई त्योहार का टाइम हो, दिवाली का, भैया दूज का, भाई साहब आपको बस, अगर आप ताकतवर हो तो बस के अंदर चढ़ जाएंगे, नहीं तो चढ़ने नहीं दिया जाएगा आपको। पता नहीं खिड़कियों से लोग जाकर कूद जाते हैं। एक तो ये तरीका है। एक बेटर तरीका ये भी तो है कि आप लाइन लगा लो, क्यों बना लो, जिसका नंबर आएगा फटाफट चढ़ते चले जाओ। ये भी तो पॉसिबल है, लेकिन उसको नहीं करना है, हमको पहले जाना है। ट्रैफिक जाम देखो, भारत के अंदर आप अभी आप ट्रैफिक, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। हाँ सुनील, मैंने किसी अध्याय का जिक्र नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप ट्रैफिक देख लो, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। इसलिए नहीं कि रोडों की कमी है, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर दिमाग की कमी, बुद्धि की कमी है, संयम की कमी है। जहां निकलने की जगह नहीं, वहां लाइक जगह गाड़ी फंसा देते हैं। गाड़ी तो मिल गई, गाड़ी 2 करोड़ की, बंदा 2 कौड़ी का, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। तो अभी निर्माण अभी बाकी है, और वो जो है हमारे कंधों पर है, तो हम उसका बेहतर निर्माण करें। चलिए अध्याय 6 जो है, यहाँ पर हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का है, यानी कि ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर किसके लिए, जब हाजिर होना हो तो उसके लिए। जैसे कि धारा 61 के अंदर समन की चर्चा है, धारा 70 से लेकर 81 वारंट की चर्चा है। किसके लिए, गिरफ्तारी के लिए वारंट की चर्चा है। और ये वारंट कौन देगा, न्यायालय देगा, अदालत देगी। अदालत आपको क्या देगी, पुलिस डिपार्टमेंट को वारंट देगी कि जा करके सामने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। अब यहाँ एक पॉसिबल तरीका ये हो सकता था कि मैं आपको एक धारा पढ़ाता, हाँ एक तरीका तो ये था कि हम क्या करते, एक एक धारा पढ़ते, लेकिन हमको वकील नहीं बनना, हमको तो अपना एग्जाम देना, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये भी जो मैं बता रहा हूँ आपको पता लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करा दिया है। तो धारा 61 के अंदर समन की चर्चा है। समन जानते हैं ना, चिट्ठी जाती है, जैसे कोर्ट ने किसी को बुलाना है, तो कोई केस है, मुकदमा है, हजारी लाल वर्सेस बुल्गारी लाल, तो हजारी लाल ने बुल्गारी लाल पर मुकदमा कर दिया। अब क्या होगा, अदालत से सम्मन जाएगा, नोटिस जाएगा, उसको आप क्या कहते हैं, सम्मन कहते हैं, ठीक है। दोनों बात समझ गए। धारा 82 82 ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा हो जाए, अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसको जो है उद्घोषणा 30 दिन के भीतर कर दी जाती है, बोले भगोड़ा हो गया। कुर्की आपने सुनी होगी, संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, धारा 83 के अंदर चर्चा है इसकी।
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी, ज्यादा नहीं रखना। उद्घोषणा की चर्चा 82, कुर्की की चर्चा 83। उसी प्रकार से अध्याय 7 चैप्टर 7 किस संदर्भ में है? चीजें पेश करने के संदर्भ में। जैसे अदालत के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है, अदालत के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है, और जब मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा चलते हुए अदालत कई बार क्या करती है, समन जारी करती है कि आप ये वाले कागजात जमा कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कोई सूट क्लेम कर दिया किसी लिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के। जब प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमा चल रहा है तो सीधी सी बात है, जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को मांगे जाएंगे, तो उसके लिए कागजात दाखिल करने के लिए समन जारी होता है धारा 91 के अंतर्गत। बात समझ में आती है? कोई भी डॉक्यूमेंट दाखिल करना है तो वहां पर धारा 91 के अंतर्गत समन जारी किया जा सकता है। दूसरा, अरे ये मैंने सिविल का एग्जांपल दे दिया, आप कंफ्यूज मत होना, समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे दिया है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे कि जो सही एग्जांपल बनेगा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो डॉक्टरी कर रहा है, डॉक्टर बने घूम रहा है, बोले मैं डॉक्टर हूँ, लोगों का इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, बाद में पता चला कि वो डॉक्टर नहीं है, तो पुलिस क्या करेगी, उठा ले जाएगी, बोले चलो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, आपको अंदर ले जाए अपनी तरीके से, उनका भी तो इलाज जरूरी है ना भाई, लेके गए। अब ये तो इंश्योर करना पड़ेगा, सर्टेन करना पड़ेगा, अब ये तो इंश्योर करना पड़ेगा, ये तो सर्टेन करना पड़ेगा क्या, कि वास्तव में व्यक्ति डॉक्टर है या नहीं है, तो कागजात मांगे जाएंगे, तो कागजात दाखिल करने के लिए समन धारा 91 के अंतर्गत। बात समझ में आती है? धारा 93 क्या कहती है? तलाशी के लिए वारंट, सर्च वारंट। सर्च वारंट किस लिए होता है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, पुलिस को लगता है किसी खास जगह पर सबूत मिल सकते हैं, एविडेंस उनको मिल सकता है, तो वो जाकर के क्या करते हैं, तलाशी के लिए वारंट। आपने देखा होगा ना, सर्च वारंट, घर की तलाशी लेनी है, तो सर्च वारंट सीआरपीसी की धारा 93 के अंतर्गत। धारा 94 ये भी वारंट से जुड़ा हुआ है। किस संदर्भ में जुड़ा हुआ है? कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि उनका काम होता है चोरी का माल बेचना, चोरी का माल खरीदना। आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, है ना, गोविंदा की मूवी भी आई थी, पता नहीं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, बंगाली आवाज होता है उसके अंदर, वो जीभ को तोतला करके बोलता है, ठीक है। तो अगर कोई जगह ऐसी है जहां पर ये शंका है, जहां पर मन के अंदर ये डाउट है कि यहाँ पर चुराई गई या बेचने के लिए आपत्तिजनक वस्तु है, कोई वस्तु ऐसी है जो चुराई गई है या कोई आपत्तिजनक है, जैसे कि सरकारी तार है उसको काट लिया, काट कर दुकान के अंदर रख लिया, भारत के अंदर ही बहुत होता है यार। हमारा चीज ये देखने को मिलती है कि जो पब्लिक टॉयलेट होता है ट्रेन के अंदर, उसके अंदर लोटे को भी बांध कर रखना पड़ता है चेन से, लोटा लेके ना भाग जाए। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये अलग बात है। तो यहाँ पर कोई चीज अगर चुराई गई है, कोई बेचने के लिए आपत्तिजनक वस्तु है, तो यहाँ पर तलाशी का जो वारंट है, वो तलाशी का वारंट जो है वो धारा 94 के अंतर्गत मिलता है। बात समझ में आ गई? धारा 97 निरुद्ध व्यक्ति के, निरुद्ध व्यक्ति क्या है, जरा एग्जाम्पल में देता हूँ आपको बार बार, कि क्या एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल वही आता है मेरे मन में, वो कपल वाला। जैसे कि कोई व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं, एक लड़का एक लड़की, है ना, तो उसमें क्या होता है, कई बार घर वालों को आपत्ति हो जाती है, तो उठा करके वो बंद कर देते हैं, ऊपर बंद कर दो उसको उठा करके। अब इस तरीके से आप कैद नहीं कर सकते किसी को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 जो है, पर्सनल लिबर्टी यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये उल्लंघन होता है। दूसरा मैंने आपको और ही बताया था, जैसे कि क्या, जैसे कि उसका मनपसंद जीवन साथी का अधिकार का भी उल्लंघन होता है। अब इसको गिरफ्तार करके कैद करके ऊपर कमरे में बंद तो कर दिया है, बट ये कैसा कैद है, ये तो विधि के विरुद्ध है भाई, कानून के विरुद्ध है ये नहीं होना चाहिए। कानून के विरुद्ध है तो पुलिस जाएगी, जांच करेगी, लेकिन किसी घर में ऐसे भी घुसेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो फिर क्या है, एक वारंट लिया जाता है, भाई हमको जो है इस व्यक्ति को जो कि कैद है, इसके देखना है कि कहाँ पर ये कैद है, तो सर्च वारंट इसके लिए लिया जाता है, ठीक है। तो जाकर के सर्च किया जाता है कि ये व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट मिली है कैद होने की, ये यहाँ पर है या नहीं। तो अगर कोई निरुद्ध व्यक्ति है जिसको निरुद्ध किया गया है, कानून के खिलाफ गलत तरीके से कैद किया गया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए भी बच्चे वारंट लिया जाएगा धारा 97 के अंतर्गत, धारा 97 के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका कुछ धारा इससे संबंधित।
थोड़ा सा जल्दी हमको करना पड़ेगा, कारण क्या है कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह जाएगा नहीं तो। अब है अध्याय 8, चैप्टर 8, ये बात करता है बॉन्ड के संदर्भ में। आपने कभी जमानत सुनी होगी, जमानत लेना, किसी की करवाई भी होगी, देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लेंगे जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है। तो कभी ना कभी आप, मैं ये नहीं कह रहा आपको अपनी जमानत लेनी पड़ेगी, बट समाज के अंदर चीजें होती रहती है घट, तो आपको देखने का मौका मिल जाए कभी ना कभी, ठीक है। वो जमानत एक अलग होती है। जमानत के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, साइन करके देना पड़ता है, बॉन्ड साइन करके देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसकी जमानत बी लेता है, तो बी कैसे जमानत लेगा इसकी? बोले भाई ए को छोड़ दिए, ए की गारंटी मैं लेता हूँ, ए की गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्या गारंटी ले रहा हूँ? कहीं नहीं जाएगा ये। कई बार तो ऐसी नॉर्मल गारंटी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि उसको क्या करना पड़ता है, बॉन्ड देना पड़ता है, बॉन्ड भर के देना पड़ता है कि भैया अगर ये भाग गया तो मेरा जो 25,000 का बॉन्ड है, 1,00,000 का बॉन्ड है, वो आप जब्त कर सकते हैं, ऐसे करके देना पड़ता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड वाली बात है, जमानत वाली बात है। अब जरा इसको समझो जरा एक बार, अध्याय 8 के अंदर क्या कहता है। अध्याय 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति परिशांति भंग करता है, समाज के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उसको भंग करके शांति को खत्म करता है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और छोड़ा जाएगा। तो अगर वो लगातार अपराध कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको बॉन्ड पर छोड़ दिया जाता है, बोले इतने बॉन्ड पर हम आपको जमानत दे रहे हैं, दोबारा गड़बड़ मत करना ऐसा, ठीक है, जब तक जांच चल रही है। ऐसा ही कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आभ्यासिक अपराधी होते हैं, जैसे कि जिनका काम है चरस पीना। दिखता होगा ना आप, आजकल माहौल बदल रहा है जगहों का, लोगों के अंदर अलग अलग शौक आ रहे हैं। पहले तो हुक्के से काम चलता था, आजकल हुक्कों से काम नहीं चलता, अलग ही दुनिया चल रही है आजकल। उन्हें पता नहीं कौन सा स्वर्ग प्राप्त करना है भैया, ठीक है। हालांकि लोग दूसरों की नकल तो पूरी तरीके से करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कुछ लोग तो बोले हमारे तो भोले बाबा भी पीते हैं, सुना हुआ आपने आलतू फालतू का आर्गुमेंट, बोले भोले बाबा भी तो पीते, हम भी पियेंगे। भोले बाबा की तरह हो तो जाओ पहले, उन्होंने तो जहर भी पी लिया था, आप पी के दिखाओ जरा। वो तो शमशान के अंदर नंगे रहते हैं, आप रह के दिखाओ जरा एक बार, बात समझ में आ रही है? वो तो परम त्यागी है, आप होके दिखाओ। परम ज्ञानी है, आपको कुछ नहीं आता। तो ऐसी ही बातें हो जाती है, ठीक है भाई। चलिए, तो कुछ अपराधी जो अभ्यासिक अपराधी है, जो रेगुलर क्या करते हैं, अपराधी करते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों का काम होता है दारू बेचने का, आपको शहरों के अंदर हर चौथी पांचवी गली में, बाकी का तो पता नहीं, दिल्ली के अंदर तो व्यवस्था चलती है। वो लोकल, एक तो होता है ठेके वाली बात होती है, एक होता है लोकल लेवल पर, ठीक है, खास कास्ट होती है, आई डोंट वांट टू कोट द नेम। उनका क्या काम होता है कि भैया जा करके वो अपने पास स्टॉक रखते हैं, आपको चाहिए मिल जाएगा वहां से जाकर। अभ्यासिक अपराधी है, गैर कानूनी है। और खास बात है, पुलिस को पता होता है कहाँ क्या चल रहा है, बट उनको क्या है कि वो हरामपंती करनी होती है कि पैसा कमाना, यहीं से कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। तो अगर कोई अभ्यासिक अपराधी है जिसकी आदत पड़ गई अपराध करने की, तो वहां पर क्या होगा, सदाचार के लिए उसे बॉन्ड भरवाया जा सकता है। बोले देखो ऐसा है कि अगर तुम बाहर गए, कुछ गड़बड़ आपने की, तो उस केस में आप जा तो सकते हैं लेकिन बॉन्ड भर के जाओगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड का प्रावधान अध्याय 8 के अंदर है, चैप्टर 8 के अंतर्गत है। अध्याय 9, चैप्टर 9, उदाहरण वही है जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं। कुछ लोग पर्दे पर बात करने से मना कर देते हैं, बोले हम नहीं करेंगे, हम तो नहीं घबराते भाई, जो चल रहा है उसको बताने में क्या दिक्कत है। ऐसा हो रहा है, आप भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे आप भी देखेंगे, कुछ जगह तो ये भी देखने को मिल जाता है कि पुलिस का थाना चल रहा है, थाने के पीछे गलत काम हो रहा है, वो हफ्ता पहुंचता रहता है हर बार, ठीक है। ऐसा नहीं पता नहीं होता, सब पता होता है। हाँ, दो तरह के अपराध होते हैं। एक अपराध होता है जो अकस्मात हो जाता है, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, उनको जरूरत पड़ गई, उन्होंने जाकर कहीं डाका डाल दिया, हो जाता है ऐसा, ठीक है। इस अपराध को तो कोई रोक नहीं सकता भाई, देखो इस अपराध को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दो आदमियों में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे को चाकू मार दिया, कोई नहीं रोक सकता इसको। लेकिन जो दूसरे तरीके का जो अपराध होता है वो खतरनाक होता है, जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग बना के जो काम होता है। विभिन्न प्रकार के गैंग आपको प्रदेश के अंदर, साथ में विभिन्न राज्यों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वो गैंग काम करते हैं, क्या करते हैं, किसी को उठा लिया, क्या कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन, बोले काम करो फिरौती दे दो, यहाँ काम करना है तो रंगदारी का काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जो क्राइम होता है ना, ये खतरनाक होता है, इसको रोकना जरूरी होता है। पहले वाले को आप नहीं रोक सकते, वो तो कहीं नहीं रुकता भैया, वो कहीं नहीं रुक सकता, क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी क्या है। जैसे कि अब केस आ जाते हैं बलात्कार के। अब देखो, अगर हम बात करें
कोई घर के अंदर ही गड़बड़ करने लग जाए, भाई एक भाई है, उसका कर्तव्य है बहन की रक्षा करने का, है ना, अगर उसी की नीयत खराब हो जाए तो क्या आप उसको रोक पाओगे? क्या इसको आप नहीं रोक सकते। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन कोई आपराधिक गैंग है अगर इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो वहां पर इसको रोका जा सकता है, हम कानून सख्त बना सकते हैं, साथ में हम जो है क्या कर सकते हैं, व्यवस्था ऐसी बना सकते हैं कि ना हो। लेकिन अगर जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उसको आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वहां उम्मीद नहीं की जाती है सब चीजों की। ठीक है जी, चलिए अब है अध्याय 9 चैप्टर 9 125 से लेकर 128। ये क्या कहता है, भरण पोषण के संदर्भ में। आपने सुना होगा मेंटेनेंस, खर्चा, खर्चा पानी। ठीक है, जैसे कि होता क्या है, पहले जमाने में तो बहुत बढ़िया का सिस्टम चलता था कि भैया सब इकट्ठे रह रहे, हालांकि उसके अंदर भी कुछ कमियां थी। और कमियां क्या थी कि जब व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलती, आजादी नहीं मिलती, सपनों को पूरा करने का मौका नहीं मिलता, तो वहां पर बगावत होती है, एज सिंपल एज दैट। तो वो टूटने का भी कारण रहा, बनने का भी कारण था, टूटने का भी कारण था। लेकिन आजकल क्या होता है, कुछ जमाने चीजें देखने को मिल जाती है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं रख पाते, उनके पास खाना है या नहीं है, उनका संपत्ति तो ले लेंगे, प्रॉपर्टी तो ले लेंगे, लेकिन बाकी चीजें भूल जाते हैं। बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे लोग? ऐसे ही कुछ लोग अपने जो संतान है, कुछ लोग संतान का कर्तव्य निर्वहन करने से मना कर देते हैं, बोले हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पत्नी है, शादी कर ली पहले, तो कुछ लोगों की बीमारी होती है, शादी होती नहीं बहुतों की, आपने देखा हुआ समाज के अंदर, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बहुतों की तो होती नहीं है। और जब हो जाती है ना, उसके बाद उनको लगता है कि दुनिया में बस उनके अलावा कोई नहीं भाई साहब, वो धरती फाड़ के निकल जाते हैं बाहर, वो इतना बाहर निकल जाते हैं, फिर जो पुलिस दरबार होते हैं उनके, है ना, ये होता है। तो कहने का मतलब ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कई बार समाज के अंदर ऐसे हालात हो जाते हैं कि पत्नी है, संतान है, माता पिता है, इनका सहारा नहीं बचता। तो उस केस में जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो उनसे भरण पोषण की मांग की जा सकती है, मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी करता है तो भैया जिम्मेदारी तो लोगे ना, परिवार तो आप चलाओगे ना अपना, है ना, क्योंकि शादी का अलग अलग बंधन, अलग अलग चीजें हो जाती है जी, जिम्मेदारी आती है पूरी पूरी। चलो उस डिबेट में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, इधर आ जाइए। ठीक है, तो धारा 125 कहती है कि अगर कोई संतान अक्षम है मतलब फिजिकली ठीक नहीं है, नाबालिग है, तो उसका अधिकार बनता है कि उसका जो गार्जियन है वो गार्जियन से मेंटेनेंस ले सकती है, खर्चा ले सकती है। भारत के अंदर चीज है। धारा 125 एक डी क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता सक्षम नहीं है, पेरेंट्स सक्षम नहीं है, बड़े बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता, काम नहीं कर सकते, बट औलादों ने क्या किया, संपत्ति तो ले ली, अब उनका भरण पोषण नहीं कर रहे, देखभाल नहीं कर रहे, तो उनका जो भरण पोषण है, उसके भरण पोषण का आदेश अदालत जारी कर सकती है, अदालत के पास पूरा अधिकार होता है। बात समझ में आ गई? तो ये भी जरूरी है। अब जो आदेश मिलेगा जरूरी नहीं है कि पुत्र को मिलेगा, ये भी ध्यान रख लेना, ये ठेका नहीं होता कि पुत्र ही है, पुत्र को ठेका, पुत्र को ही मिलेगा, नहीं। अगर पुत्र ये संपत्ति पुत्री के पास है तो पुत्री को भी मिल सकता है आदेश, उसमें क्या है। तो पुत्र पुत्री का कोई सीन नहीं। कारण क्या है, आज के टाइम पर आपको पता होगा प्रॉपर्टी के अंदर सबका बराबर अधिकार होता है, ये पता होगा आपको, नहीं पता तो जान लेना चाहिए आपको। ठीक है, हालांकि प्रथाएं अलग अलग चली आ रही हैं, जैसे कि पुराने टाइम में आप देखोगे किसी महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं सामाजिक, लेकिन आज के टाइम पर है। तो भरण पोषण का जो अधिकार है वो माता पिता का है बुढ़ापे के अंदर, और अगर उसकी संतान ऐसा नहीं करती है तो अदालत इसमें आदेश जारी कर सकती है, सेक्शन 125 1D ऐसा कहती है। नेक्स्ट, अब पत्नी है, पत्नी के पास भी भाई अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है कि वह भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। चलिए चलिए ठीक है, पत्नी भी क्या है, भरण पोषण की मांग कर सकती है, लेकिन कब नहीं कर सकती, जब उसका किसी दूसरे के साथ नाजायज संबंध है, अडल्ट्री में दूसरे के साथ रह रही है। जरता मतलब अडल्ट्री मतलब दूसरे पुरुष के साथ नाजायज संबंध है, उसके साथ रह रही है। दूसरा है यहाँ पर अपने पति के साथ नहीं रहती, नारो ठीक है, लेकिन सही कारण होना चाहिए, बोले अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं रहती, तो दैट इज नॉट अ गुड रीजन। ठीक है, सफिशिएंट कॉज नहीं है, सही कारण नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती।
दूसरा, अगर आपसी सहमति से अलग हो गए, सब सक्षम है, तो उस केस में भी मांग नहीं कर सकती। तो ये 3 केस है, आपको ध्यान रखना, जब पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, ठीक है, वैसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको चीजें जाननी चाहिए, ठीक है। अरे समझ गए ना आप लोग बात को, सबको पता होना चाहिए। अध्याय 10 चैप्टर 10 क्या कहता है? टाइम है अपने पास है 5 मिनट। अध्याय 10 चैप्टर 10 कहता है कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए, देश के अंदर, समाज के अंदर व्यवस्थाएं बनी रहे, शांति बनी रहे, उसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि धारा 138 सीआरपीसी की बात कर रहा हूं मैं, आईपीसी की बात नहीं कर रहा। आईपीसी में भी आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना, विधि विरुद्ध जमाव। यहाँ पर सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ। धारा 129 दंड प्रक्रिया संहिता क्या कहती है कि अगर कोई जमाव है, जमाव का मतलब कुछ लोग आकर के इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा हुए इन लोगों से शांति भंग हो सकती है, व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं, तो उस केस के अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर थानेदार, या फिर थानेदार ये क्या कर सकते हैं? उस भीड़ को तितर वितर कर सकते हैं। तितर वितर का मतलब बोले भीड़ छट जाओ, और छांटने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो जमाव को खत्म किया जा सकता है अगर ऐसे जमाव से लोक व्यवस्था या फिर शांति के अंदर खलल उत्पन्न होता है। अगर लोक व्यवस्था या शांति के अंदर खलल उत्पन्न होता है तो उस केस में कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर थानेदार साहब उस भीड़ को छांट सकते हैं, ये इनके पास पूरा अधिकार होता है। और अगर प्यार से नहीं छटे, थोड़े बहुत बल से नहीं छटे, तो उस केस में क्या होता है? सशस्त्र बल, पूरे सीआरपीएफ वाले कमांडो को बुला लो, सीआरपीएफ वालों को बुला लो, आर्मी वालों को बुला लो, तो सशस्त्र बल को भी बुलाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कहीं दंगा हो गया, दंगे के बाद तुरंत क्या होता है? बोले पुलिस से काम नहीं चलेगा, सीआरपीएफ वालों को बुला। देखा होगा ना, कई बार आर्मी बुलानी पड़ती है। तो ये धारा 130 के अंतर्गत कहा गया कि अगर जवाब प्यार से नहीं सुलझे तो सशस्त्र बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। धारा 144 ये सीआरपीसी की है, प्रक्रिया संहिता की है। ये प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्या कहती है कि जिला अधिकारी को संशय है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कलेक्टर को ये संशय है, मन के अंदर आशंका है, डर है। क्या डर है? कि अगर जिले के अंदर कोई भीड़ इकट्ठा होती है, कोई जमाव इकट्ठा होता है, और इस जमाव से क्या हो जाएगा? लोक शांति भंग हो जाएगी। जैसे कि कई बार मुद्दा गर्म होता है किसी खास मुद्दे को लेकर के, बहुत सारी चीजें हो जाती है। कई बार धर्म को लेकर के लड़ाई हो जाती है, कई बार समाज के 2 वर्गों के अंदर आपस में लड़ाई हो गई। तो अभी अभी लड़ाई हुई है, लड़ाई को खत्म करने के लिए, लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चे? उस केस में जिलाधिकारी को लगता है कि अगर लड़ाई खत्म हो गई है, दोबारा हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक बार लोगों को इकट्ठा ही नहीं होने दूंगा। यहाँ पर जिलाधिकारी आदेश दे सकते हैं। 144 एक मतलब एक साथ, समझो जरा, इसको याद करो। 144 एक साथ, 44 4 4। अरे समझ गए? याद रखने के लिए बताया है। एक साथ 4 या उससे अधिक लोग जो हैं वो जमा नहीं हो सकते। धारा 144 कहते हैं इसको। और कौन लगवाता है इसको? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके कहने पर ये लगाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो धारा 144 क्या कहती है कि अगर किसी भीड़ से, किसी जमाव से लोक शांति भंग हो जाने की संभावना है, तो उस लोक शांति को भंग होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? आदेश दिया जा सकता है कि 4 या उससे अधिक लोग जो है इकट्ठे ना हो। अगर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको वहां से हटाया भी जाएगा, मुकदमा ही बनेगा उनके ऊपर, ठीक है। अब इस 4 से अधिक का मतलब ये नहीं कोई परिवार के 6 लोग जा रहे हैं तो बोले पकड़ लो इनको, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? इतना लाइटली मत लेना उस चीज को। भाई मान लीजिए किसी परिवार के अंदर 8 लोग हैं और वो गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी बोले बंद कर दो उनको उठा करके, वो नहीं है। यहाँ पर फिर चीजें देखी जाती हैं, क्या मन है इनका, है ना भाई। और वो जा रहे शादी के अंदर, पता चला कुछ और मामला बैठा दिया उनका, तो वो नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर धारा 145 है। धारा 145 क्या कहती है कि अगर कोई भूमि का विवाद है, कोई जल का विवाद है, भूमि विवाद जल विवाद बहुत होते हैं, जैसे कहीं कोई मंदिर टूट रहा है, कोई मस्जिद टूट रही है, बोली ये वाली जमीन हमारी है, जल को लेकर विवाद होता है। आपने देखा होगा 2 राज्यों के अंदर भिड़ंत हो जाती है, राज्य की सरकार टकराव पे आ जाती है, बोले ये वाला नाला हम यहाँ से नहीं निकल ले देंगे। अरे देखा होगा, अखबार पढ़ते होगे ना, तमिलनाडु कर्नाटक, बोले इस नदी का पानी आपने इतना कम क्यों छोड़ा है। अगर ऐसा कोई मामला किसी जिले के अंदर देखने को मिल रहा है तो प्रशासन का यह अधिकार है कि आप लोगों को बुलाएं, बुला करके उनकी समस्या को सुलझाएं, ताकि
क्षेत्र के अंदर शांति भंग ना हो, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी आप ही की है। बैंक में काम करने वाले मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप डीएम बन के बैठे तो आप सुलझाओ इस बात को जाकर के। और फिर कई बार क्या होता है, जबरदस्ती लपेटे में भी आ जाते हैं, देखा हो आपने भाई। नेताओं को क्या होता है, कुर्सी बचानी होती है। कहीं कोई दंगा हो गया, अब पुलिस वाले ने भले ही बढ़िया काम करा हो, ये भी होता है कई बार, कई बार क्या ज्यादातर ये होता है, पुलिस वाले ने भले ही बढ़िया काम कर दिया, लेकिन क्या होता है उसमें, नेताजी को तो कुर्सी बचानी है, बोले निलंबित कर रहे हैं ताकि जनता शांत हो जाए, लोगों को शांत करना है। उनकी भी मजबूरी हो जाती है। कई बार लोग इतने उग्र हो जाते हैं, भाई जनता से नहीं लड़ा जा सकता, याद रखना। कितनी मजबूत सेना हो कहीं की भी, कितना ही मजबूत प्रशासन हो, जब तक लोगों का सहारा नहीं होगा, ठीक है, तब तक काम बनता नहीं है। लोगों का सहारा होना जरूरी है। अगर लोग सहारा नहीं देंगे तो मामला बिगड़ जाता है। और जब लोगों का सहारा मिलता है ना, तो आप जरा देख लो, तालिबान सपोर्ट है तभी तो बचा हुआ है वो। नहीं, अमेरिकन फोर्सेस इतनी मजबूत फोर्सेस, ठीक है, सब कुछ उनके पास, फिर भी तालिबान को खत्म नहीं कर पाए। कारण क्या है, कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर रहा होगा उनको बड़े पैमाने पर, ठीक है। हालांकि वो एक अलग अलग डिबेट है, उसको हम नहीं लेके चलेंगे। तो ये है हमारा कुछ धाराएं जो सीआरपीसी के संदर्भ में है। अब हम जो है इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। मैं तो टाइम की चिंता नहीं करता हूँ, बट मेरी और भी क्लास होती है, जैसे आप लोग आगे ऐसे और बालक भी इंतजार कर रहे होंगे, बात समझ रहे हो। तो इसलिए मुझे अब ये क्लास यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। अगली क्लास में मिलेंगे, इसको पढ़ लेना आराम से। और अगर कोई मन के अंदर आशंका है, कोई दिक्कत है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हैंडल करूंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर विदा लेता हूँ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।